हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रीहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी मुताबिक जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड किया जाएगा। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराई जाएंगी बिफोर प्री एंड मेंस। वीकली टेस्ट रहेगा जिससे आपने जो भी पढ़ा क्लासरूम में और जो सिलेबस है उसको बेटर समझ पाएंगे और आपका प्रिपरेशन को आप बेहतर समझ पाएंगे। जो गाइडेंस रहेगा एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ऑफ दिस एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग ऑल दी 3 स्टेजेस। 1-on-1 मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट हैं उनको कैटर किए जाएंगे। इन हाउस लाइब्रेरी का फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिससे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं। फर्दर डिटेल में जानने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर पे जो कि है 6002417488। तो 2 आर्टिकल है, तो देखते हैं 1 बाय 1। तो पहला आर्टिकल है अबाउट पार्लियामेंट्री डिसरप्शंस को लेके। तो किस तरीके से जो आपकी पार्लियामेंट्री डिसरप्शंस है वो डेमोक्रेसी को वीक कर रही है। तो जो पार्लियामेंट्री डिसरप्शंस होता है उसका जो प्राइस है वो हमारे देश का जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो पे कर रहा है। तो इसको लिखा गया है बाय पार्लियामेंटेरियन शशि थरूर जी। तो देखते हैं क्या इसमें मेंशन किया गया है। और ध्यान रखिएगा पार्लियामेंट्री डिसरप्शंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और ये डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। तो उस हिसाब से ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है पार्लियामेंट्री डिसरप्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पर क्वेश्चन बनने की जो संभावनाएं है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप मोर देन 100% इसकी संभावना इसमें देख सकते हैं क्योंकि करंट जो आप 15 लोकसभा हो, 16 हो, 17 हो उसमें हम ये इश्यूज़ को देख सकते हैं। तो इसका सेंट्रल या फिर कोर आर्ग्यूमेंट है वो यही है कि पार्लियामेंट है सीज टू बी अ डेलिबरेटिव बॉडी। तो ध्यान रखिएगा जो डेमोक्रेसी है वो उसका जो लाइफ है या फिर हार्ट एंड सोल है वो क्या है, डेलिबरेशन है। और जो डेमोक्रेसी है उसके डेलिबरेशन के लिए पार्लियामेंट को बनाया गया है जिसमें जो एमपीज होती है स्टेट लेजिस्लेचर में जो एमएलए होती है वो रिप्रेजेंट करती है डेमोक्रेसी को, डेलिबरेट करती है कौन से हमें पॉलिसीज चाहिए, नेशन में कौन सी प्रॉब्लम है, किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इससे पीपल का भी अटेंशन लिया जाता है। पीपल जो होते हैं वो डेलिबरेशन के ज़रिए समझ पाते हैं कि जिन भी पार्लियामेंटेरियंस को हमने चुना है वो सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं। लेकिन जब आपकी डिसरप्शंस ज़्यादा बढ़ेगी तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा कि जो डेमोक्रेसी है वो डिफीट हो जाएंगे, लोगों को पता नहीं चल सकेगा और जो वेरी कोर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो ऑलरेडी ये थ्रेट आ रहा है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ डिसरप्शंस। तो इसमें अगर द साइकिल ऑफ डिसरप्शंस को अगर देखें तो जो 15th लोकसभा था जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो यूपीए के गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो आपकी अभी की जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने डिसरप्शन किया था। और अभी जब आपके एनडीए का गवर्नमेंट है जिसमें लार्जेस्ट पार्टी है बीजेपी, तो उसमें डिसरप्शन कर रही है आपकी इंडिया जो ब्लॉक है, जो इंडिया ब्लॉक नाम से जो आपकी कोalition है एक, वो बहुत ज़्यादा डिसरप्शन कर रही है। तो इसमें ऐसा है कि एक टीट फॉर टैट देखा जा रहा है कि आपने हमारे समय पे डिसरप्शन किया था, हम आपके समय पे डिसरप्शन करेंगे। तो इसमें अभी जो पॉपुलेशन है अल्टीमेटली जो डेमोक्रेसी है उनका लॉस है, जो वोटर है जो सिटीज़न है उनका लॉस है। क्योंकि हमने जो पार्लियामेंटेरियंस को भेजा है या फिर जो लेजिस्लेचर्स को भेजा है उनको हमने डिसरप्ट करने के लिए नहीं भेजा है, क्योंकि उनको जो सैलरी मिलता है उसके बाद जो पार्लियामेंट में जो भी खर्च होते हैं उसमें पीपल का पैसा रहता है, जो पब्लिक मनी है वो वेस्ट होती है। ओके तो द इन्वेजन ऑफ द गोल्डन रूल का क्या मतलब इसमें कहा गया है कि डू अनटू देम व्हाट दे डिड अनटू यू। तो अभी बीजेपी ने यूपीए के गवर्नमेंट के समय जो किया तो एनडीए के गवर्नमेंट के समय अभी इंडिया ब्लॉक वो कर रही है जो सही नहीं है। टीट फॉर टैट या फिर आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड जो है ब्लाइंड का जो कंसेप्ट है वो हम इसमें देख सकते हैं। तो गोल्डन रूल का एक वायलेशन हम इसमें देख सकते हैं। फिर डबल कल्पेबिलिटी है। तो डबल कल्पेबिलिटी में अभी क्या है ध्यान रखिएगा कि एक्यूज्ड ऑफ एरोगेंस। तो इसमें स्पेशली जो आपकी एग्जीक्यूटिव है उनके एरोगेंस
डिजराप्शंस के बारे में भी बात किया गया है। क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है या फिर जो गवर्नमेंट है, ओके, ऐसे तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, बट इन जनरल जब गवर्नमेंट कहा जाता है तो एग्जीक्यूटिव को हम समझते हैं। तो इसमें एग्जीक्यूटिव का जो एरोगेंस है, जो पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प की तरह ट्रीट कर रहा है और एक नोटिस बोर्ड की तरह ट्रीट कर रहा है। तो इसमें जो ऑनरेबल पीएम है उनको भी क्रिटिसाइज किया गया है कि रेयरली अटेंड करते हैं और जो बिल है उनको बुलडोज किया जाता है विदाउट एनी डिबेट। और जब ओपोजिशन उसको अपोज करती है तो उसको ब्रांड कर दिया जाता है एज एंटी नेशनल। तो ये सभी जो आर्ग्यूमेंट है इस आर्टिकल में दी गई है। फिर जो अपोजिशन है वो आपके जो क्वेश्चन आवर है, तो इसमें ध्यान रखिएगा काफ़ी बैलेंस तरीके से आर्टिकल को लिखा है, जबकि वो खुद इंडिया ब्लॉक के मेंबर है, लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी बारीकी से एक बैलेंस वे में लिखा है कि जो अपोजिशन है वो भी इसमें कम नहीं है, कि उन्होंने जो लेजिस्लेटिव अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एबंडन कर दिया है। तो डिसरप्शन करना, ओवर डिबेट, तो डिबेट सही है, डिसरप्शन सही नहीं है। फिर आपका जो क्वेश्चन आवर है, 0 आवर है, जो लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी है, इनमें भी बहुत हद तक वो असफल रही है। और एक इसके वजह से एक इंस्टीट्यूशनल डिक्लाइन भी देखा गया है। स्पेशली जो स्पीकर का रोल होता है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि स्पीकर का रोल क्या होता है कि न्यूट्रल आर्बिट्रर की तरह, न्यूट्रल जो अंपायर होता है खेल में, उसके अंपायर जिस तरीके से दोनों टीमों को के बीच में कोई बायसनेस नहीं रखता है, उसी तरीके से स्पीकर का जो रोल है वो अनबायस्ड होना चाहिए। तो इसमें स्पीकर का जो रोल है उसको भी क्रिटिसाइज किया गया है और एक टायरेनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव जो देखा जा रहा है वो इसमें क्रिटिसाइज किया गया है। तो ये रहा जो मेन आर्टिकल का कोर है, ये जो आर्टिकल है इसका मेन कोर ये है। बाकी अभी इसी पर्टिकुलर आर्टिकल को हम थोड़ा और ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम शुरू करेंगे इसका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन से, कि किस तरीके से जो पार्लियामेंट है उसका इवोल्यूशन हुआ। तो पार्लियामेंट का इवोल्यूशन हम देख सकते हैं कि कॉलोनियल जो समय था उसी समय हो गया था। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसी पार्लियामेंट्री सिस्टम को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया बाय दी कॉलोनाइजर्स, और उसी सिस्टम को बाद में जब हमने आज़ादी अचीव की आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल, तो उसके बाद हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया और उसको एनफोर्स किया बाय 1950 26 ऑफ जनवरी। उसके बाद जब 51-52 में फर्स्ट लोकसभा आपका बैठक हुई, तो उसमें 52 से 62 तक जो प्रोसीडिंग्स था लार्जली बहुत ज़्यादा ऑर्डरली हुआ करता था और बहुत ही कम डिसरप्शंस थे। इसमें जो आपके लीडर्स थे, टॉल लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू हो, तो उन्होंने एम्फेसाइज किया था डिबेट में। तो जो भी चीज़ें थी आपकी काफ़ी शांति से होती थी, ऑर्डरली होती थी, और इसमें एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने की बजाय चीज़ों को काफ़ी बारीकी से डिस्कस किया जाता था। ओपोजिशन पार्टीज भी जो है वो काफ़ी रेस्पेक्ट करती थी रूलिंग पार्टीज़ को, रूलिंग पार्टी भी रेस्पेक्ट करते थे जो लीडर्स है ऑफ द ओपोजिशन पार्टी। फिर एमरजेंस इन द 1970s एंड 80s, तो 1970s एंड 80s के बाद अगर हम प्रिसाइजली देखें तो 62 से 67 के बीच जब थर्ड आपका लोकसभा इलेक्शन हुआ था, उसके बाद हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देख सकते हैं, राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, कोalition पॉलिटिक्स आ गया, और इसके वजह से क्या है जो डिसरप्शंस हुई वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। फिर इमरजेंसी के समय भी जो डिसरप्शंस है वो काफ़ी बढ़ा। फिर 1980s के बाद जब टीवी टेलीकास्ट होने लगा ऑफ द सेशंस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, तो उसमें मीडिया का अटेंशन ग्रैब होने लगा, तो एक परफॉर्मेटिव प्रोटेस्ट देखा जाने लगा। तो कुछ समय तक ठीक हुआ था, लेकिन फिर आप 1990 से 2000 के बीच अगर देखें तो जो सेम कंडीशन है वो बना रहा। तो डेटा फ्रॉम 1991 से 2019 के अंदर अगर देखें तो जो हंग पार्लियामेंट के केसेस है कि किसी पार्टी को मेजॉरिटी ना मिलना, ओके, और उसके बाद अगर कोई आपकी पार्टी कोalition करके गवर्नमेंट बनाती भी है, क्योंकि 1991 के बाद जो कोalition एरा है एट सेंटर बहुत बढ़ने लगा, और इसके वजह से जो डिसरप्शन है वो भी बढ़ने लगी, क्योंकि एक पार्टी जो है उसमें बहुत ज़्यादा मिक्सिंग होने लगा। फिर पीक इन रिसेंट डेकेड, तो रिसेंट डेकेड में अगर देखें तो 15th लोकसभा जो था यूपीए गवर्नमेंट के समय 2009 से 14 के बीच, तो इसमें जो समय है पार्लियामेंट का लगभग 50% ऑफ द सिटिंग आवर्स गॉन टू डिसरप्शंस, तो बहुत ज़्यादा डिसरप्शंस हुई। उसके बाद आप अगर 16th देखें, 17th देखें, तो ये ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू बना रहा है और अभी तक क्या है, कंटिन्यू है। तो बाय 2023 सेशंस लाइक विंटर सेशंस वेर नियरली वास्ट आउट ड्यू टू द प्रोटेस्ट ओवर इश्यूज लाइक अदानी एलिगेशंस। तो अदानी एलिगेशंस ये सभी चीज़ों को लेके क्या है, ऑलमोस्ट वास्ट आउट ही हो गया।
तो इसीलिए क्या है, आप इसमें देख सकते हैं कि जो पार्लियामेंट का डिसरप्शंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, ओवर डिस्कशन, ओवर डेलिबरेशन, ओवर डिबेट। अभी चैलेंजेस क्या है रिलेटेड टू द इशू, तो एक लेजिस्लेटिव पैरालिसिस हम देख सकते हैं। जब पार्लियामेंट में डिसरप्शंस हो रही है तो इससे क्या हो रहा है, देश का डेमोक्रेसी, गवर्नेंस एंड पब्लिक ट्रस्ट, तीनों ही चीज़ों को ये हैम्पर कर रहा है। और इसमें सबसे बड़ा जो हैम्पर है लेजिस्लेटिव पैरालिसिस देखा गया है कि डिले होता है बिल के पासिंग में। तो लगभग 100 बिल जो है वो लैप्स हो गई है इन रिसेंट सेशंस, जो हिंडर कर रही है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को, स्पेशली इन एरियाज लाइक इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी। तो अभी होता क्या है, ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट को काम करने के लिए उनको लॉ चाहिए, क्योंकि जब तक लॉ नहीं बनेगा तब तक एक पर्टिकुलर जो आपकी एक्टिविटी है वो नहीं की जा सकती है। तो अभी लॉ पार्लियामेंट से बनेगा, लेकिन जब इतना डिसरप्शंस रहेगा तो उससे हमारे देश की इकोनॉमी, सिक्योरिटी, ये सभी चीज़ें क्या है, बैकफुट पे चली जाती है। इरोजन ऑफ अकाउंटेबिलिटी हम देख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन आवर है, 0 आवर है, उसका जो टाइम है वो रिड्यूस कर दिया गया है। ओनली 52% इन राज्यसभा इन 2014, वीकेनिंग ओवरसाइट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो अभी ध्यान रखिएगा कि जो अकाउंटेबिलिटी है ऑफ द एग्जीक्यूटिव उसको कैसे इंश्योर किया जाता है, बाय आस्किंग क्वेश्चन बाय द ओपोजिशन पार्टीज, एंड दैट टू इन क्वेश्चन आवर एंड 0 आवर। तो क्वेश्चन आवर एंड 0 आवर, दीज आर टू मैकेनिज्म्स जिसके जरिए क्या है, ओपोजिशन पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसको आपकी रेस्पॉन्सिबल, आंसरेबल बना सकती है। उससे डेमोक्रेसी को एक स्ट्रेंथ मिलता है। ओके और एक फाइनेंशियल वेस्ट हम देख सकते हैं, क्योंकि अब ईच मिनट ऑफ डिसरप्शन कॉस्ट टैक्स पेयर्स अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख। तो 2.5 लाख ऑफ रुपीज़ क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। और पूरा सेशन को देखें तो उसमें बिलियंस ऑफ जो रिसोर्स होती है वो वेस्ट हो जाती है। फिर डेमोक्रेसी जो है वो बैकफुट पे चला जाता है। तो अभी डेमोक्रेसी कैसे बैकफुट पे चला जाता है या फिर बैक स्लाइडिंग होता है। अभी ध्यान रखिएगा कि 100+ सेशंस होती थी 1950s के दौर पे, 50-60s में, वो अभी कम होके 55 to 70 हो गई है। लगभग आपके 30 to 50% जो सेशंस है वो कम होने लगे हैं। पोलराइजेशन एंड वायलेंस जो है वो हम देख सकते हैं, इवन फिजिकल कन्फ्रंटेशन होना, कपड़े फाड़ देना, पिटाई कर देना, तो ये सभी चीज़ें क्या है, शोभा नहीं मिलती है एक डेमोक्रेसी में। फिर एक जो जुडिशियल एक्टिविज्म हम देखते हैं या फिर जुडिशियल ओवररीच जो देखते हैं, अगर पार्लियामेंट लॉ नहीं बना रहा है तो उससे देश को दिक्कत फेस करना पड़ता है, पॉपुलेशन को दिक्कत फेस करनी पड़ती है। तो उससे क्या होता है, जुडिशरी एक्टिव हो जाती है और जुडिशरी को बहुत समय पे ओवररीच करना पड़ता है, क्योंकि जो वैकम छोड़ा गया है बाई पार्लियामेंट, बाई एग्जीक्यूटिव, ओके, तो उसको फील करने के लिए फिर जुडिशरी को बीच में आना पड़ता है। और इससे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिंसिपल है, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये इट गॉट्स वायलेटेड। जेंडर एंड रिप्रेजेंटेशनल इशू भी हम देख सकते हैं, लो वुमेन पार्टिसिपेशन है, तो इससे क्या है, एक केओटिक एनवायरनमेंट बना रहता है। तो जब वुमेन पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है तो उससे क्या है, एक माहौल जो है ठीक रहता है। ओके तो जो पुरुष होते हैं या फिर मेल होते हैं वो वुमेन की प्रेजेंट में अपने आप को थोड़ा शालीन रखते हैं। तो की टर्मिनोलॉजीज जो है उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। डिसरप्शंस ऑलरेडी बताया, अन पार्लियामेंट्री एक्ट करना, एजॉर्नमेंट मतलब टेम्पररी सस्पेंशन करना, क्वेश्चन आवर फर्स्ट आवर ऑफ सिटिंग 11 से 12 बजे तक होता है, 0 आवर तो 12 बजे को 0 पकड़ा जाता है, तो उसमें 0 आवर का जो है ये आपका इंडियन ट्रेडिशन है और ये इनफॉर्मल है। क्वेश्चन आवर फॉर्मल है, 0 आवर इनफॉर्मल है। ओके और इसको अर्जेंट क्वेश्चन या फिर मैटर को रेज करने के लिए लाया गया है। फिर आपका फीली बस्टर क्या है, तो प्रोलॉन्ग स्पीच करना ताकि प्रोसीडिंग्स को डिले किया जा सके। फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या है, जो एमपी को मिलता है अंडर आर्टिकल 105 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू स्पीक फ्रीली, तो इसका मिसयूज़ होता है। ओके एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, जो 1985 में 52nd अमेंडमेंट के तहत जो 10th शेड्यूल ऐड किया गया, उसमें आपकी एमपीज़ क्या है, स्विच नहीं कर सकती है पार्टीज़ को, या फिर पार्टीज़ को क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर सकती है, या फिर पार्टी के अगेंस्ट वोट नहीं दे सकती है। तो ये भी क्या है, आपका एक कलेक्टिव जो डिसरप्शंस का एक वजह बन जाता है। नेक्स्ट जो है स्टैंडिंग कमेटी, तो स्टैंडिंग कमेटी क्यों बनती है, ताकि जो बिल है उसको बारीकी से स्क्रूटिनाइज किया जा सके, क्योंकि पार्लियामेंट तो डिसरप्शन में पार हो जाता है। फिर इसका डायमेंशन अगर देखें तो इस तरीके से डिसरप्शन होने से क्या होता है, जो यूथ है वो एलियनेट हो जाते हैं। ओके देन पॉलिटिकली अगर देखें तो इसमें जो पोलराइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाइटेंड होता है, ऑपोजिशन का जो रूल होता है वो काफ़ी वीक हो जाता है और एग्जीक्यूटिव का डोमिनेंस बढ़ जाता है। लीगली देखें तो जो स्क्रूटिनी होनी चाहिए बिल्स में वो बाईपास हो जाती है। एथिकली देखें तो जो एमपीज़ है उनका एक मॉरल ड्यूटी है टू सर्व पब्लिक इंटरेस्ट ऑन पब्लिक इंटरेस्ट, नॉट टू सर्व देयर पार्टी इंटरेस्ट, तो वो इसमें हम देख सकते हैं। इंटरनेशनली देखें तो डिफरेंट पार्लियामेंट है, लाइक यूके का पार्लियामेंट, इवन कोरोना के
समय पे इन्होंने काफ़ी अच्छा फंक्शन किया था। तो इससे हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को जो है वो सीख सकते हैं। ओके, इकोनॉमी के लिए देखें तो अगर लॉ पास नहीं होती है तो उससे आपके इकोनॉमी में, एनवायरनमेंट में, सोसाइटी में रिफॉर्म्स की जो लॉ आती है वो नहीं आ पाती है और इससे हमारा सोसाइटी का जो डेवलपमेंट है वो डिले हो जाता है। बाकी ये जो पेज है इसमें स्पेशली इस स्लाइड में आप अगर खुद से घर में किताबें पढ़ रहे हैं बेसिक्स को क्लियर करने के लिए, तो आप बस एनसीईआरटी पढ़िए और एनसीईआरटी का क्लास 8, 9, 10, 11, 12 ये सब पढ़ेंगे तो हो जाएगा। कौन से चैप्टर्स पढ़ेंगे वो भी बताया है। ऐसे तो सारा ही पढ़िए, लेकिन इस पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए ये सभी चैप्टर्स जो है इससे फिट बैठती है। नेक्स्ट जो सिलेबस है उससे कैसे लिंक है, पॉलिटी से लिंक है, गवर्नेंस से लिंक है, सोसाइटी से लिंक है, इकोनॉमी से लिंक है, देश की सिक्योरिटी से लिंक है, एथिक्स से भी लिंक है। तो ये सभी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया डायमेंशंस में, आप देख सकते हैं सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, एथिकल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, डिफरेंट पार्ट्स को अलाइन करके क्वेश्चंस पूछी जा सकती है। तो इसीलिए क्या करना है, डिफरेंट डायमेंशन को लेके ही आपको समझना है ताकि आप आंसर को हॉलिस्टिक तरीके से लिख पाए। नेक्स्ट वे फॉरवर्ड में क्या करना है कि एनुअल कैलेंडर हमें बनाना है ईयर के स्टार्टिंग में ही कि 100 सेशन प्लस होना, 100 प्लस डेज का एनुअली सेशन होना चाहिए। फिर जो कमिटीज़ है उसको स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है ताकि नॉन पार्टीसन इनपुट मिले, और ऐसा भी होना चाहिए कि फ्लोर में आने से पहले ही उसके जो डिस्कशन है, जो भी बिल है उसका पहले ही डिस्कशन हो जाना चाहिए, क्योंकि कमिटीज़ में क्या होती है, रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी दोनों ही रहती है। एनफोर्स करना है डिसिप्लिन को, स्पेशली जो स्पीकर है उनको एम्पावर करना है ताकि जो डिसरप्टर है उसको सस्पेंड कर सके। डायलॉग का मैकेनिज्म बनाना है बिटवीन रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी ताकि वो क्लोज डोर मीटिंग्स करके जो अपनी प्रॉब्लम्स है उसको सुलझा सके और पार्लियामेंट को अच्छी तरीके से चलने दे। फिर टेक्नोलॉजिकल हम रिफॉर्म्स ला सकते हैं, लाइक हाइब्रिड सेशन करना, ई वोटिंग करना, जो आपका फिजिकल केओस है उसको मिनिमाइज कर सके। फिर जो वोटर एजुकेशन है वो भी देना है, तो कैंपेन ऑन पार्लियामेंट्री रूल्स, एंटी डिफेक्शन रिव्यू टू अलाउ डिसेंट, तो ये सभी चीज़ें देखनी ज़रूरी है। और एंटी डिफेक्शन लॉ को भी थोड़ा ठीक करना है ताकि एटलीस्ट डिसेंट तो दिया जा सके। एमपीज जो है वो फ्रीली, नो डाउट उनका प्रिविलेज है फ्रीली बोलने का 105 के तहत, लेकिन पार्टी के अगेंस्ट जाके वो पार्टी जो आपकी डिक्टेट होती है उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। प्लस हम इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो मैंने ऑलरेडी बताया कि ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, इनका हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को हमारे देश में कॉपी करके हमारे डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो देखते हैं दूसरा आर्टिकल। आई होप ये आर्टिकल आपको काफ़ी बारीकी से समझ में आया। तो मैंने कोशिश की ताकि आपको इसका कोई भी पार्ट ना छूटे और आप इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन बने तो बेटर आंसर कर पाए। बाकी जो आर्टिकल बताया मैंने 105, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, ये पूछी जा सकती है एग्जाम में, ये रहा 105। ओके, और बाकी तो वैसे जो थोड़ा बहुत डेटा है इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि मेंस में आपको लिखना ज़रूरी रहेगा। जैसे फर्स्ट जो आपका इलेक्शन हुआ था, फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन कब था, 51 से 52 के बीच में था, इमरजेंसी कब लगा था, ये डेटा जो है ये आपके प्रीलिम्स में काम आएंगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग अंबेडकर, वाई रीडिंग हिज वर्क केयरफुली इज़ इम्पॉर्टेंट टुडे। तो इसमें अभी ध्यान रखिएगा, वेलेरियन जो रॉड्रिज है, वेलेरियन रॉड्रिज, तो उन्होंने अंबेडकर जी के ऊपर किताब लिखी है और उन्होंने ये चीज़ दर्शाया है कि अंबेडकर जी को, अर्थात डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को हमें सिर्फ एक पॉलिटिकल फिगर की तरह नहीं देखना है। उनका जो मॉरल फिलोसॉफी है, किस तरीके से उन्होंने इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी के बारे में बात किया है, डेमोक्रेसी के बारे में बात किया है, तो उसके बारे में हमें समझना ज़रूरी है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, पर्सनैलिटी ड्रिवन क्वेश्चंस जो है मेंस में बनती है। तो इसमें मेन आर्ग्यूमेंट एंड सब्सटेंटिव पार्ट यही है। तो जो आपके वेलेरियन रॉड्रिज जी ने जो बुक लिखा है, अम्बेडकर्स पॉलिटिकल फिलोसफी, अ ग्रामर ऑफ पब्लिक लाइफ फ्रॉम दी सोशल मार्जिन्स, तो जो पब्लिक लाइफ है सोशल मार्जिन से कैसा दिखता है उसको समझने के लिए अम्बेडकर जी का जो मॉरल फिलोसफी है उसको समझते ही हम पूरे देश का जो प्रॉपर डेमोक्रेसी है उसको समझने लगेंगे। तो अभी इसमें क्या है, जो अंबेडकर जी का जो फिलॉसफी है उसको सिर्फ पॉलिटिकल व्यू से ही देखा जाता है, और अंबेडकर जी का इस्तेमाल जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो सिर्फ दलित वोटर्स को अचीव करने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। जबकि अंबेडकर जी का जो मॉरल फिलोसफी है वो अगर हम अप्लाई करें तो हमारे देश में जो विकसित भारत का गोल है वो फुलफिल हो सकता है। लाइक विदाउट इक्वालिटी, विदाउट सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, हम कैसे विकसित भारत को अचीव कर सकते हैं, उसको अचीव करने के लिए अंबेडकर जी का जो फिलोसफी है उसको यूज़ करना काफ़ी ज़रूरी है।
तो इसमें नेशनलिज्म को अगर देखें तो अंबेडकर जी के हिसाब से क्या है, नेशनलिज्म नॉट मियरली अबाउट रेस, रिलीजन और टेरिटरी। इसका जो आपका नेशनलिज्म का जो अर्थ है वो है कि देश में जितने भी लोग हैं उनके साथ जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी है। क्योंकि जब आपके ध्यान रखिएगा कि किसी एक रेस का व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, किसी एक रिलीजन का व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, कोई 2-4 टेरिटोरी आगे बढ़ रही है, तो बाकी जो टेरिटोरी है, बाकी जो रिलीजियस ग्रुप है, बाकी जो रेस है, वो तो कभी आपका इक्वालिटी को फील नहीं करेंगे, जस्टिस को फील नहीं करेंगे, नेशन को फील नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या है, इक्वालिटी और जस्टिस का होना, लिबर्टी का होना सभी के लिए, तो जस्टिस एंड लिबर्टी का सभी के लिए इक्वली होना काफ़ी ज़रूरी है। तभी लोगों के मन में क्या है, ब्रदरहुड का सेंस ऑफ ब्रदरहुड आएगा। और सेंस ऑफ ब्रदरहुड किसको दर्शाता है, यूनिटी को। और नेशनलिज्म क्या है, अ सेंस ऑफ यूनिटी, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। लेकिन अगर जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है वो सिर्फ एक रेस को लेके है, एक रिलीजन को लेके है, एक टेरिटरी को लेके है, इट मीन्स कि जो यूनिटी है वो नहीं है। इट मीन्स जो नेशनलिज्म है उसमें वीकनेस देखी जा सकती है। तो वही चीज़ हम इसमें कितनी बारीकी से उन्होंने हमें समझाया है कि नेशनलिज्म का मेन गोल ये है कि सभी को इक्वली जस्टिस देना, फेयरनेस देना, लिबर्टी देना, उससे फ्रेटर्निटी आएंगी और उससे क्या है, नेशन जो है वो स्ट्रांग बनेगा, यूनिटी जो है वो स्ट्रांग बनेगी, जो इंटीग्रिटी है वो स्ट्रांग रहेगी। ओके, द प्रॉब्लम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो अभी ध्यान रखिएगा कि प्रॉब्लम ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या है, कि अभी अगर इसमें हम देखें कि जो दलित कम्युनिटी है उनको अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, सिर्फ अपर कास्ट को रिप्रेजेंट मिलता है, तो अंबेडकर जी ने ये मेंशन की है कि अपर कास्ट जिन्होंने बहुत समय तक, बहुत सालों तक, हज़ारों सालों तक जिन्होंने ऑप्रेस किया, सप्रेस किया ऑफ दलित कम्युनिटी, वो किस तरीके से अभी चेंज ला सकेंगे। तो इसीलिए क्या है, अपर कास्ट के पैरेलली जो आपके दलित है उनको भी इक्वल फुटिंग पे रिप्रेजेंटेशन का राइट्स जो है वो देना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा था कि कैट्स स्वराज इज नॉट रैट्स स्वराज। तो कैट क्या है, पावरफुल है, जो रैट को खाता है। तो इसीलिए कैट और रैट दोनों को स्वराज मिलना ज़रूरी है। तो इसीलिए उन्होंने ये बातें कही थी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अर्ली इन्फ्लुएंस अगर देखें तो अंबेडकर जी का थोड़ा अर्ली हम समझने की कोशिश करते हैं। तो वो उनका जन्म हुआ था महार दलित कम्युनिटी में इन 1891। उसके बाद उन्होंने अपने चाइल्डहुड से ही काफ़ी ज़्यादा जो डिस्क्रिमिनेशन है वो फेस किया। उसके बाद उन्होंने ये चीज़ों को समझते हुए अपने आप को एम्पावर करने के लिए बॉम्बे में पढ़ा, फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए और उधर से उन्होंने जॉन डिवेज का जो प्रैग्मेटिज्म था उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए। फिर लंदन जब वो थे तो उन्होंने डिफरेंट जो मॉडर्न आइडियाज़ है, वेस्टर्न लिबरलिज्म, सोशलिज्म, बुद्धिज़्म तो हमारे देश से ही लिया, लेकिन बाकी जो मॉडर्न आइडियाज़ है वो उन्होंने उधर से जो है वो सीखा। और उसके बाद हमारे देश में जब उन्होंने फिर से अपनी देश वापसी की तो देश में उन्होंने बैरिस्टर हाथ सत्याग्रह स्टार्ट किया इन 1927 फॉर वाटर राइट्स, ताकि वाटर कलेक्ट किया जा सके इक्वली। ओके, कि कोई पॉन्ड है तो उसमें सिर्फ अपर कास्ट ही एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इन ह्यूमन ट्रीटमेंट है, इन इक्वल ट्रीटमेंट है इन अ नेशन। फिर उन्होंने एंटी कास्ट एक्टिविज्म किया एंड पॉलिटिकल एंट्री हुई उनकी 1930 में। तो जो फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, तीनों ही कॉन्फ्रेंस को सिर्फ अंबेडकर जी ने ही आपका अटेंड किया था, मतलब जो टॉल पर्सनालिटी है उनके अंदर। और उन्होंने डिप्रेस क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए भी गुहार लगाई थी। और इसी के वजह से क्या है, आपका जो मैकडोनल्ड थे, उन्होंने मैकडोनल्ड फार्मूला के तहत उन्होंने मैकडोनल्ड को ये एक अपॉर्चुनिटी मिल गया कि ये कास्ट के बेसिस में भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या हुआ, गांधी जी ने जो सेपरेट इलेक्टोरेट था फॉर डिप्रेस क्लास उसको अपोज किया और तभी आपके अंबेडकर जी नाराज़ हो गए और गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक क्लैश हो गया। और फाइनली इसको क्या है, पूना के जो यारवाड़ा जेल है उसमें आपके गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक पैक्ट हुआ। ध्यान रखिएगा, ये जो पैक्ट था अंबेडकर जी और मदन मोहन मालवीय जी के बीच में साइन किया गया था। मदन मोहन मालवीय जी ने ऑन बिहाफ ऑफ गांधी जी साइन किया था पूना पैक्ट इन 1932। और इसमें क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट में लगभग कुछ 70 के लगभग सीट देना था, लेकिन रिजर्वेशन में 140 सीट दी गई। तो इसीलिए हम इसमें ध्यान रखिएगा, गांधी जी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। गांधी जी ने जो ब्रिटिशर्स का इंटेंशन है उसको क्रिटिसाइज किया था, जो ब्रिटिशर्स का इंटेंशन था उसको क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि उनका इंटेंशन डिवाइड एंड रूल पॉलिसी था, ना कि जो आपका सेपरेट इलेक्टोरेट था उसको क्रिटिसाइज किया था। तो गांधी जी ने ये कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट क्यों है, डिवाइड एंड रूल के लिए है, तो बेटर है सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह हम रिजर्वेशन दे दें। तो उससे क्या होगा,
कि जो दलित कम्युनिटी है उनको रिजर्व सीट मिल जाएंगी और दलित कम्युनिटी को इरेस्पेक्टिव ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स सभी वोट कर पाएंगे, तो इससे डिवीजन नहीं होगा। और इसके बाद हम देख सकते हैं अंबेडकर जी का जो वर्क था एनहाइलिएशन ऑफ कास्ट, की कास्ट को ख़त्म करना है, तो ये उनका एक किताब है 1936 का। तो ये किताबों का नाम जो है डिफरेंट स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है और एग्जाम में भी आप क्या है मेंस में रेफरेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज में अगर देखें तो ड्राफ्टिंग कमेटी में अंबेडकर जी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आपकी डिफरेंट प्रोविजन है, फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन है, उसमें आप आर्टिकल 14 इक्वालिटी का प्रोविजन है, 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का प्रोविजन है, फिर आपके 36 से लेके 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का प्रोविजन है फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो उन सभी चीज़ों में अंबेडकर जी का जो रोल है काफ़ी ज़्यादा रहा है और इसीलिए अंबेडकर जी ने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का हर प्रोविजन को लेके डिबेट किया है, क्यों ऐड होना चाहिए या क्यों नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और 1956 में फाइनली उन्होंने जो नवयान बुद्धिज़्म है या फिर नियो बुद्धिज़्म, उसमें उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट करवाया ताकि वो जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस है उससे बाहर निकल सके। और अंबेडकर जी का डेथ के बाद अगर देखें क्या इवोल्यूशन हुआ, तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो कास्ट सिस्टम थी वो कंटिन्यू रही, बरकरार रही, जो डिस्क्रिमिनेशन था, टॉर्चर था, कंटिन्यू रहा। इसी के लिए क्या है 1970s में दलित पैंथर्स बना अंबेडकर जी का, प्लस जो अमेरिका में ब्लैक पैंथर्स थे उससे उसके द्वारा इन्फ्लुएंस होके ये आपका बना। तो दलित पैंथर्स कब बना, ईयर, ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं। ओके, फिर पॉलिटिकल पार्टीज बनी लाइक बहुजन समाजवादी पार्टी, तो ये सभी चीज़ें हम देख सकते हैं जो प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एज वेल एज इंटरव्यू सभी चीज़ों में काम आने वाली है। ओके, चैलेंजेस रिलेटेड टू द इशू देखें तो आज के समय पे क्या चैलेंज है, अभी भी मिस रिप्रेजेंटेशन है, अभी भी पूरी तरीके से जो अप्रोप्रिएशन होना है स्टैट्यूट का वो नहीं हो पाया है। परसिस्टेंट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हम देख सकते हैं, कास्ट वायलेंस हो, इकोनॉमिक डिसपैरिटीज़ हो, एक्सक्लूजन जो है अभी भी परसिस्टेंट है। मेजोरिटेरियन एंड पॉलिटिकल रेजिस्टेंस हम देख सकते हैं। ओके, मेजोरिटेरियनिज्म किस तरीके से क्या है, कास्ट के नाम पे हो, रिलीजन के नाम पे हो, आपके जो आपकी सप्रेशन है वो देखी जा सकती है। एजुकेशन एंड एक जो अवेयरनेस है उसका भी गैप है, तो इसीलिए एजुकेशन और अवेयरनेस का जो गैप है उसको फुलफिल करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, राइट्स के बारे में लोगों को एम्पावर करनी ज़रूरी है। इकोनॉमिक एंड जो ग्लोबल चैलेंजेस है, तो अभी ध्यान रखिएगा कि अंबेडकर जी का जो आइडिया है सोशलिज्म का वो रेजिस्टेंस फेस कर सकता है किससे, न्यू लिबरल इकोनॉमी से। ओके, तो नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ की टर्म्स, जो ये सिंपल है, आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएंगी। लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेस से देखें तो करना क्या है आपका, स्पेशली जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलोसॉफी है, राइट्स हो, लिबर्टी हो, जस्टिस हो, फेयरनेस हो, वो हमें देनी ज़रूरी है। जैसे इक्वालिटी में सोशल जस्टिस देना ज़रूरी है, एक मॉरल सॉलिडारिटी जो लानी ज़रूरी है, ह्यूमन डिग्निटी जो है उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, तभी देश जो है वो आगे बढ़ पाएगा। नेक्स्ट डायमेंशंस जो है सोशल में अगर देखें तो इराडिकेट करना है कास्ट सिस्टम को थ्रू एजुकेशन, इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट करना है, एफॉर्मेटिव एक्शंस को और बेटर तरीके से अप्लाई करनी है। पॉलिटिकली देखें तो एडवोकेसी करना है फेडरलिज्म का, ताकि जो स्टेट है वो एम्पावर रहे, रिजर्वेशन को और बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। लीगली देखें तो आर्टिकल 14, 17 इनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। एथिकली देखें तो एक ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव लेना काफ़ी ज़रूरी है टुवर्ड्स ऑल द सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन। इंटरनेशनली देखें तो अंबेडकर जी का जो आइडिया है वो इवन जो ह्यूमन राइट्स आपकी चार्टर है उससे अलाइंड होती है। इकोनॉमी के लिए देखें तो स्टेट सोशलिज्म लाना ज़रूरी है फॉर लैंड रिफॉर्म, नेशनलाइजेशन करना, लेबर राइट्स को प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। बाकी आप खुद से एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे, जैसे मैंने अभी जो पहला आर्टिकल है उसमें बताया उसी तरीके से आपको देखना है। सेकंड, क्या लिंकेजेस है वो आपको देखना ज़रूरी है, हिस्ट्री, सोसाइटी, पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, एथिक्स, सभी से ये आर्टिकल लिंक करता है। तो वे फॉरवर्ड में हमें करना क्या है, एफॉर्मेटिव एक्शंस को और स्ट्रेंथन करना है, डेटा ड्रिवन रिफॉर्म लेनी है, जिनको फैसिलिटी मिल रहा है बार बार उन्हीं को मिलेगा, तो जो दलित कम्युनिटी है वो एम्पावर नहीं हो पाएंगी। फिर एजुकेशन को प्रमोट करना है, देन जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें इंक्लूसिवनेस जो है वो लानी ज़रूरी है, इंटर कम्युनिटी डायलॉग को, फ्रेटर्निटी को फोस्टर करना ज़रूरी है, एडॉप्ट करना है
अडाप्ट टू ग्लोबल इश्यूज़, तो इश्यूज़ लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंटी डिस्क्रिमिनेशन ट्रीटीज़ को लेनी ज़रूरी है, क्योंकि एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम होगा तो सबसे ज़्यादा जो मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन है वो ही ज़्यादा सफ़र करेंगी। फिर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लानी ज़रूरी है ताकि जो रिप्रेजेंटेशन है उसको इन्हेंस किया जा सके। ओके, बाकी सिविल सोसाइटी का क्या रोल है? मूवमेंट लाना है कि काउंटर किया जा सके मेजोरिटेरियनिज्म को, और क्या लाया जा सके? इंक्लूसिवनेस लाया जा सके। ओके, आई होप मैंने आर्टिकल आपको बेटर समझाने की कोशिश की है। बाकी आप अपने ओर से कमेंट करके बताइएगा किस चीज़ें समझ में आई या नहीं आई। अगर कोई चीज़ों में आपको तकलीफ रहती है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो कमेंट में हमें बताइएगा, हम उसको फिर से फर्दर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरीके से और 7-8 आर्टिकल है जिसको आपको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से चीज़ों को, इसमें पहले सब्सटेंस दिखाया गया है, फिर इसका हिस्ट्री, फिर इसका चैलेंज, देन इसका की टर्मिनोलॉजीज का एक्सप्लेनेशन है, देन क्या लॉजिकल फिलोसॉफिकल बेस हो सकता है, देन क्या डायमेंशंस हो सकती है, क्या एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, देन क्या इसका वे फॉरवर्ड रहेगा। तो इसी तरीके से बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा। आई होप जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया है। कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।